यस डियर थर्ड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने बर्न की टोटल 4 वीडियो को देख लिया है, राइट। टोटल 4 वीडियो के अंदर हमने बर्न का जितना भी पढ़ा उसको रिवीजन किया था और लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिव्यू को ही लिया था और उसी रिव्यू को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूँ कि जो आपके वीडियो की क्वालिटी है वो ऐसी ही आ पाएगी और आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। ओके, और तो हम इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछली बार जो वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट जो बर्न है, बर्न 4 तरह का रहता है। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। लेकिन यदि इनको हम नाम से जाने तो ये सुपरफिशियल बर्न कहलाता है, राइट। ये पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस और डीप थिकनेस बर्न के नाम से जाने जाते हैं। सुपरफिशियल बर्न ओनली इन्वॉल्व द डैमेज ऑफ द एपिडर्मिस। In partial thickness burn, involvement of the epidermis and upper half of the dermis. In full thickness burn, full thickness of the skin means epidermis plus dermis both are involved. And in the deep thickness burn, epidermis, dermis, subcutaneous, may be muscle and may be bone. ये सब चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड हो सकती है। फिर डैमेजेस को देखते हुए हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात करी थी। तो सनबर्न के अंदर जो मैंने आपको बताया था, रेडनेस, इची, इरिटेशन, ये चीज़ें यहाँ पर हमने देखी थी। अब सेकंड डिग्री बर्न के अंदर, राइट, सेकंड डिग्री जो बर्न है, ओके, सेकंड डिग्री बर्न के अंदर 2 कंडीशंस जो बताई थी, जिसमें एक कंडीशन को अपन कहीं कहीं थर्ड डिग्री भी कहते हैं। तो इसमें जो सेकंड डिग्री के अंदर पहली जो कंडीशन है पार्शियल थिकनेस बर्न। अब इसको हम डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहूँगा कि सपोज करो ये एपिडर्मिस है, ये क्या है, एपिडर्मिस है, ओके, दिस इज द एपिडर्मिस। और सपोज करो ये क्या है, डर्मिस है, ओके, दिस इज द डर्मिस। तो जब इस पर बर्न की बात आती है, जब एपिडर्मिस डैमेज होती है, अब पार्शियल थिकनेस बर्न में क्या है, एपिडर्मिस प्लस अपर पार्ट ऑफ द डर्मिस, मतलब ये तो डैमेज हो गया है, राइट, ये तो डैमेज हो गया, प्लस डर्मिस का भी अपर हाफ जो है वो डैमेज हुआ है। मीन्स इतना एरिया डैमेज हुआ है, ओके, इतना एरिया क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, प्लस ये एरिया भी क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, ओके। तो अपर हाफ ऑफ द डर्मिस ये भी डैमेज हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो सेल्स हैं, यहाँ की सेल्स जब टीयरिंग करती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन हो जाएगा। यहाँ की सेल्स का जो फ्लूइड है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये फ्लूइड इस तरह से क्लियर फ्लूइड एक्यूमुलेट यहाँ पे हो जाता है। और फ्लूइड के ऑक्यूमुलेशन होने के कारण से ये जो एपिडर्मिस है थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है। इस तरह से डर्मिस क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप ये देख रहे हो कि दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन होने से यहाँ पर अपर लेयर जो है, डर्मिस जो है वो अवे फ्रॉम द डर्मिस हो गई है और उसने क्या बना दिया है, ब्लिस्टर बना दिया है। क्या बना दिया है, ब्लिस्टर बना दिया है, ब्लिस्टर। लेकिन इस ब्लिस्टर को यदि हम रप्चर कर दें, राइट, वैसे रप्चर करना नहीं चाहिए, लेकिन हम इस ब्लिस्टर के अंदर देखें या किसी कारणवश यदि ब्लिस्टर रप्चर हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्लियर फ्लूइड देखने को मिलेगा और ये क्लियर फ्लूइड जो है ये बाहर की तरफ आता है। और जब ये फ्लूइड बाहर तक आता है उसके बाद यहाँ पे इस डर्मिस के अंदर इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन और ज़्यादा आ जाते हैं, इरिटेशन ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ये डैमेज्ड डर्मिस को ये एपिडर्मिस जो है वो वापस टच करती है। तो डैमेज्ड डर्मिस को एपिडर्मिस जब वापस टच करती है तो ये इरिटेट हो जाती है। इसीलिए फ्लूइड को अंदर ही रखा जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होता है, राइट। ये तो एक ब्लिस्टर की बात है, लेकिन यदि पर्सन के बॉडी पर बहुत सारे ब्लिस्टर हैं तब इन ब्लिस्टर्स की केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको ये बताई कि फर्स्ट डिग्री के अंदर तो ब्लिस्टर नहीं थे, लेकिन सेकंड डिग्री के अंदर क्या हो गया, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया है। क्या हो गया, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि इन बर्न के अंदर क्या होता है, क्लियर फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, क्लियर फ्लूइड ऑक्यूमुलेशन इसके अंदर हो जाता है दोनों के बीच में, राइट। और इसको अपन एग्जाम्पल ऑफ स्कैल्ड भी कहते हैं,
राइट। जो ब्लिस्टर बनते हैं राइट उनको हम स्केल्ड भी कहते हैं, स्केल्ड, राइट। इसके बाद इन तरह के जो बर्न के अंदर क्या होता है, वाइट और पिंक रेड इन कलर और वेरी पेनफुल। ये वाइट और पिंक भी हो सकते हैं, राइट। ये जो ब्लिस्टर हैं वो वाइट हो सकते हैं या पिंक कलर के हो सकते हैं, ओके। वाइट हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं और पेनफुल हो सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है अपनी बुक्स में कि सर जो पार्शियल थिकनेस बर्न है उसके अंदर क्या हो जाता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों के डैमेज होने से, राइट, मीन्स एपिडर्मिस का पूरा डैमेज होना और डर्मिस का अपर हाफ डैमेज होना, और उस कारण से दोनों लेयर्स के बीच में सेल्यूलर सिक्रीशन के कारण से, सेल्यूलर टीयरिंग के कारण से वहाँ पे ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है। और दोनों लेयर के बीच में जब ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा तो एपिडर्मिस एलिवेट हो जाती है और वो ब्लिस्टर का रूप ले लेती है। ये ब्लिस्टर रेड कलर के भी हो सकते हैं, पिंक कलर के भी हो सकते हैं, वाइट कलर के भी हो सकते हैं, और इनको हम ब्लिस्टर या स्केल्ड के नाम से जानते हैं। इन ब्लिस्टर्स को रप्चर होने से बचाना है और दूसरा इन्फेक्शन से भी बचाना है। इसके बाद ये जो ब्लिस्टर हैं इनके अंदर क्लियर वाटरी फ्लूइड ओक्यूमुलेट होता है। ये क्लियरी वाटर फ्लूइड कहाँ से आया, एपिडर्मिस की सेल्स के डैमेज होने के कारण से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हुई हैं। तो जो एग्जिस्टिंग फ्लूइड था वो प्लस इन्फ्लामेशन के कारण से एक्स्ट्रा ऑक्यूमुलेशन ऑफ द सिक्रीशन, फ्लूइड का जो एक्स्ट्रा ऑक्यूमुलेशन वहाँ पे हुआ है, ये सब मिलाकर क्लियर कंटेंट बनाता है जो ब्लिस्टर के अंदर मौजूद होता है। तो ये सब हो गया आपका सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न की कंडीशन में आता है, ओके। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि सेकंड डिग्री कितना डीप है। यदि वो ज़्यादा डीप हो जाता है तो वो फुल थिकनेस बर्न के अंदर रूप ले सकता है, ओके। और इसके अंदर पेशेंट को पेन होता है, यहाँ पे पेन नहीं होता है, पेन नहीं होता है, यहाँ पे इचिंग होती है, इरिटेशन होता है, राइट, जिसको अपन डेफिशिएंट फॉर्म में पेन नहीं बोल सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर क्या है, तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा फोर्थ डिग्री के बर्न को फिर समझने के लिए हम बना देते हैं, ये बना दी हमने सर एपिडर्मिस, राइट, ये क्या बना दी एपिडर्मिस, और दूसरी हमने एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमने बना ली डर्मिस, ये क्या हो गई डर्मिस हो गई। अब एपिडर्मिस और डर्मिस ये यहाँ तक इतना डैमेज हो चुका है, ये बर्न यहाँ तक डैमेज इसने कर दिया है। यदि ये बर्न और ज़्यादा डीप डैमेज करता है तो ये सबक्यूटेनियस को भी डैमेज कर रहा है, राइट, सबक्यूटेनियस को भी डैमेज कर रहा है, बोन को भी डैमेज कर सकता है, मसल्स को भी ये डैमेज कर सकता है। तो इस तरह के बर्न को हम कहते हैं फोर्थ डिग्री बर्न। लेकिन इस तरह के बर्न में क्या होता है कि जो नर्व एंडिंग्स रहती हैं, राइट, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह के अंदर, इस तरह के बर्न के अंदर जो नर्व एंडिंग्स रहती है, राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स को हम यहाँ पे बना लेते हैं, राइट, नर्व एंडिंग्स को बना लेते हैं, ये बना लिया हमने नर्व एंडिंग्स को। नर्व एंडिंग्स जो हैं ये नर्व एंडिंग्स, राइट, नर्व एंडिंग्स जो हैं ये डैमेज हो जाती है। नर्व एंडिंग्स क्या हो जाएंगी डैमेज, डैमेज ऑफ नर्व एंडिंग्स। और नर्व एंडिंग के डैमेज होने के कारण से यहाँ इस कंडीशन में पेन का सेंसेशन नहीं हो पाता है, पेन का सेंसेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे मन में ये डाउट हो जाता है, हम ये सोचने लग जाते हैं, हम ये चिंता करने लग जाते हैं कि सर सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में तो पेन होता है, फोर्थ डिग्री तो उससे भी ज़्यादा सीवियर है, लेकिन उसके अंदर पेन क्यों नहीं होता। तो हमारा यही उसका उत्तर रहेगा कि फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं उन नर्व एंडिंग्स के डैमेज होने के कारण से पेन के सेंसेशन को ले जाने वाला कोई पाथवे उस एरिया में बचा ही नहीं है। इसीलिए उस पाथवे में हमको पेन का सेंसेशन नहीं मिलने के कारण से वहाँ पे पेन की कंप्लेंट पेशेंट नहीं करता
है। ये मोस्ट ऑफ केसेस में इस तरह से होता है कि पेन वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन बॉडी डैमेजेस बहुत होते हैं, ब्लीडिंग बहुत होती है, फैट लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है, राइट, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन अपने फंक्शन लॉस कर देते हैं। ये सारे डैमेज, पेन को छोड़कर बाकी सारे डैमेज यहाँ पर होते हैं। और कुछ पर्सन्स में पेन के सेंसेशन मिलते भी हैं, क्योंकि कुछ नर्व एंडिंग्स यदि बच जाती हैं तो वो पेन के सेंसेशन डिपेंड करता है कि नर्व एंडिंग्स कितनी डैमेज हुई है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक और स्पेशल कंडीशन आपको मैं बता दूं, इन सबके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा एक और स्पेशल कंडीशन आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिकल बर्न जो होता है, राइट, जो इलेक्ट्रिकल बर्न होता है, ये इलेक्ट्रिकल बर्न नर्व की एंडिंग्स को डैमेज कर देता है, नर्व की एंडिंग्स को डैमेज कर देता है। और इस नर्व की एंडिंग्स के डैमेज होने के कारण से किसी भी पेरिफेरल एरिया में यदि नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे होने वाली जो ब्लड सप्लाई है उनका वैसो कॉन्ट्रैक्शन, वैसो स्पाज्म ये रुक जाता है। दूसरा, वहाँ की मसल्स हैं, वहाँ का भी फंक्शन अल्टर हो जाता है और उसी कारण से वहाँ पे ब्लड सप्लाई का आना और ब्लड सप्लाई का वापस जाना रुक जाता है और उस कारण से वहाँ पर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होने से हाइपोक्सेमिया हाइपोक्सिया हो जाता है। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, टिश्यू साइनोज्ड हो जाता है और टिश्यू नेक्रोज्ड हो जाता है और टिश्यू गैंग्रीन हो जाएगा, राइट। तो ऑक्सीजन की कमी से, नर्व एंडिंग्स की कमी से ऑक्सीजन की कमी, नर्व एंडिंग्स की कमी से ब्लड वेसल्स के फंक्शन में कमी, ब्लड वेसल के फंक्शन में कमी होने से ब्लड सप्लाई में कमी, ब्लड सप्लाई में कमी होने की वजह से ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन की कमी को हम साइनोसिस कहते हैं। साइनोसिस धीरे धीरे बढ़ेगा तो नेक्रोसिस होगा और नेक्रोसिस और धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो वो गैंग्रीन का रूप ले लेता है। और ये गैंग्रीन एक तरह से ऐसी कंडीशन है कि जो इरिवर्सिबल कंडीशन है, एक बार डैमेज हो गया तो हो गया, इसको वापस अपन क्या रिकवर नहीं कर सकते हैं। इस टिश्यू की जगह हम आर्टिफिशियल टिश्यू नहीं डाल सकते हैं। ये गॉड गिफ्ट था जो गॉड ने हमको दिया था, जब तक हमने संभाल पाए ये संभल गया और उसके बाद यदि इसकी सेल्स कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगी तो इन सेल्स को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं और उस एरिया को एम्पुटेट करने की जरूरत पड़ सकती है। उस एरिया को बॉडी से परमानेंट के लिए क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन करने के लिए या रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है, विदाई देने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब हमने क्या देखा, बर्न के टाइप्स। नेक्स्ट जो हमारी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक हम इसी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि बर्न के अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि बर्न के अंदर क्लिनिकल फीचर्स आपको सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और ऑटोमेटिक आपको क्लिनिकल फीचर समझ में आ जाएंगे। पहला तो ये कि बर्न को पेन हो सकता है, राइट, बर्न को पेन हो पेशेंट को पेन हो सकता है। पेशेंट को पेन होने से पहले ईचिंग, यदि फर्स्ट डिग्री का बर्न है तो ईचिंग, इरिटेशन, राइट, इरिटेशन हो सकता है। इसके बाद पेन हो सकता है पेशेंट को, राइट। इसके बाद पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, राइट, ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन बर्न के पेशेंट में आपने देखा होगा ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बर्न जहाँ पे हुआ है उस जगह पर बॉडी के रिस्पॉन्स से और बॉडी के मैकेनिज्म्स के कारण से वहाँ की ब्लड वेसल्स हीट को लेकर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाके अपने आप के ब्लड लॉस को रोक देती है। लेकिन ब्लड वेसल से जो ब्लीडिंग हो रही है वो तो रुक जाता है, लेकिन टिश्यू के अंदर से जो एग्जिस्टिंग ब्लड था वो ऑटोमेटिकली लॉस होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इसमें बढ़ जाता है। इसके बाद पर्सन को इनेबिलिटी टू मूव, क्योंकि पेन है, अनेबल टू मूवमेंट, राइट, मूवमेंट। अब आप कहोगे कि सर मेरा दोस्त था उसको बर्न हो गया लेकिन वो तो चल के बॉडी में आ गया था, चल के हॉस्पिटल में आ गया था, राइट। तो अपन ये देखना भूल जाते हैं कि उसको बर्न जो था वो तो हैंड में था, राइट, लेकिन वो पैर से तो चल सकता था। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ का मूवमेंट रुक जाता है। आगे बढ़ेंगे कि
फोर्थ अपना जो पॉइंट रहेगा क्लिनिकल फीचर्स में वो ये रहेगा कि पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ फ्लूइड एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें हो जाता है। लॉस ऑफ फ्लूइड एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और लॉस ऑफ ब्लड इसमें पेशेंट के हो जाता है, और इसी कारण से इसके अंदर एनीमिया के कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओके, इसके बाद रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी इसके अंदर बढ़ जाता, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इसमें बढ़ जाता है, और उस कारण से पेशेंट को फीवर और अदर इन्फ्लामेटरी चेंजेस आपको पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं। क्लिनिकल फीचर्स। इसके बाद सपोज करो इनको तो मैं अभी हटा दे रहा हूँ, राइट, क्योंकि हमको थोड़ा प्लेन पेपर चाहिए। अब ये ले लिया कि हमने डायग्राम में हम एक चीज़ को हम समझ लेते हैं। सपोज करो ये सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर डैमेज हुआ, राइट, इन सेल्स में क्या हुआ, डैमेज हुआ। तो क्या होता है, कुछ सेल्स यहाँ पे रप्चर होती है और यहाँ पे इन्फ्लामेशन और रेडनेस और पेन वेन ये क्रिएट कर लेती है। उस समय का जो भी फॉर्मेलिटी है वो ये कर लेती है, उस समय का जो भी रीति रिवाज है वो ये सेल्स मिलके यहाँ पे कर लेती हैं टेम्प्ररी। तो यहाँ पे आपको जैसे ही जल जाते हो तो इस समय आपको थोड़ा सा जलन वलन हो जाएगी और फिर आप उसको धीरे धीरे भूल जाते हो, राइट। लेकिन हुआ क्या कि ये तो टेम्प्ररी आपका एक तरह से पनिशमेंट था या पेन इसको कह सकते हो, राइट। लेकिन जब सेल्स डैमेज होती है तो यहाँ से रिलीज होते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। एग्जाम्पल के लिए साइटोकाइनेज और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह, ये जो भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं ये रिलीज होते रहते हैं, राइट, क्योंकि सेल्स डैमेज हुई है। अब ये मेडिएटर्स यहाँ पे ये घूम रहे हैं, ये मेडिएटर्स क्या कर रहे हैं, इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो इन्फ्लामेशन क्रिएट करवाते हैं, लेकिन अभी ये घूम रहे हैं। जैसे ये रिलीज होते हैं तो ये धीरे धीरे अपना इन्फ्लामेशन शुरू करेंगे, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन शुरू करेंगे तो इनके अंदर सूजन बढ़ती जाएगी, इनके अंदर सूजन बढ़ती जाएगी, स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। सारी चीज़ों को मैं एक साथ नहीं लिखते हुए इन्फ्लामेशन एक साथ कॉमन रूप में लिख देना चाहूँगा, राइट। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन यहाँ पर हो रहा है। अब इन्फ्लामेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये इन्फ्लामेशन ये तो स्टार्टिंग के अंदर हुआ था, लेकिन जो केमिकल मेडिएटर रिलीज हुए इन्होंने इन्फ्लामेशन शुरू किया। तो इन्फ्लामेशन के दौरान इसके तहत क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आने चाहिए कि रेडनेस, धीरे धीरे पेशेंट की रेडनेस यहाँ पे बढ़ेगी, राइट, रेडनेस बढ़ती जाएगी, स्वेलिंग बढ़ती जाएगी, पेन धीरे धीरे बढ़ जाएगा, एडिमा हो जाएगा, राइट, ये टिश्यू क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कोई पर्सन आज 1 तारीख को यदि वो जल गया है तो 2 तारीख को उसके मुंह की सूजन और बढ़ जाएगी, 3 तारीख को आपकी सूजन और बढ़ती जाएगी, राइट। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है कि जब पर्सन जल जाता है, राइट, पर्सन जब जल जाता है तब तक तो उसे थोड़ी देर के लिए जलन वलन हुई थी, ठीक है, जलन होने के बाद इंजरी भी हो जाती है, जल भी जाता है, उसको एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। अब हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद देखते हैं दवाई, जैसे डॉक्टर्स दवाई या मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, 1 दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अटेंडर्स जो हैं वो जब पेशेंट को मिलने जाते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो वो देखते हैं कि हमने तो पेशेंट को भर्ती किया है दवाई करने के लिए, बर्न को सही करने के लिए, लेकिन इनके तो सूजन बढ़ती ही जा रही है, राइट। इनके तो सूजन दूसरे दिन बढ़ती गई, तीसरे दिन भी सूजन इनकी बढ़ गई, चौथे दिन भी इनकी सूजन बढ़ गई, तो ये दवाई क्या कर रहे हैं, ओके। तो उनके मन में ये डाउट आ जाता है कि इनकी सूजन तो बढ़ती जा रही है, मेडिसिन चलने के बाद भी सूजन बढ़ रही है, तो सूजन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे अपना जो इफेक्ट है वो दिखा रहा है, राइट। जो भी चीज़ें डैमेज हुई थी और जो भी चीज़ें रिलीज होना चाहनी थी वो उस समय रिलीज हो गई, लेकिन ये अपना जब काम करते तो कुछ समय लेती है, ये 6 घंटे का समय ले सकती है, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, धीरे धीरे 3-4 दिन तक, 5 दिन तक ये सूजन बढ़ती जाएगी। तो 4 दिन बाद जो स्वेलिंग आपको देखने को मिल रही है वो स्वेलिंग उसी समय नहीं देख सकते हो जब आपको बर्न पेशेंट को हुआ है, समझ में आया। मीन्स पेशेंट की उस स्वेलिंग को आपको देखना है तो 4 दिन बाद उसको मिलने जाना पड़ेगा, राइट। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर
ये एक कॉन्सेप्ट रहता है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाता है और आप ऑब्जर्व भी इसे कर सकते हैं। ये इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट रहता है। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लेते हैं बॉडी सरफेस एरिया बर्नड, राइट। बॉडी सरफेस एरिया बर्नड, इसको हम देखेंगे ये क्या चीज है। बॉडी सरफेस एरिया बर्नड। अब पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ बर्न, मेजरमेंट ऑफ बर्न, बर्न को मेजर कैसे किया जाए, राइट। बर्न को मेजर कैसे किया जाए उसी को अपन मेजरमेंट ऑफ बर्न कहते हैं। आपने कभी बातें सुनी होंगी कि मेरे अल्फा नाम का दोस्त है, उसको 7% बर्न हो गया था, राइट, और उसका अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराया और अब वो सही है, अब वो सही है। समझ में आ गया। दूसरे दोस्त ने आपको कहा कि मेरे भी ये कि यार बीटा नाम का कोई दोस्त था और उसको 10% बर्न हो गया था और अपोलो में ही सही करा था, लेकिन उन्होंने सही कर दिया था, लेकिन तुम्हारा जो पेमेंट लगा उससे कम पेमेंट में सही कर दिया। तो इस तरह से बातें चलती रहती है लोगों में, राइट। तो आप सोचते हो कि ये परसेंटेज क्या है, 7% क्या है, 10% क्या है, किस तरह से मेजर करें। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन एक बार अभी इसको अपन फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट माइंड में बचे नहीं। तो पहली बात तो ये कि हम यदि किसी पर्सन का बर्न मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम किसी पर्सन का बर्न मेजर कर रहे हैं, उसके बर्न को हम यदि काउंट कर रहे हैं, राइट, उसके बर्न को हम काउंट कर रहे हैं, तो वो उसके बॉडी का बर्न सरफेस एरिया कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? बर्न सरफेस एरिया कहलाया जाएगा। कि आप जो 7% और 10% की जो बात कर रहे थे वो क्या था? बर्नड सरफेस एरिया, राइट, बर्नड सरफेस एरिया। जैसे कि यहाँ पे जल गया तो ये क्या हो गया? बर्न सरफेस एरिया हो गया। ये यहाँ भी जल गया पर्सन और पर्सन यहाँ पे भी जल गया, राइट, तो ये क्या हो गया? बर्न सरफेस एरिया कहलाता है। और यदि हम इन सब एरिया को आपस में जोड़ देते हैं और एक जुड़ा हुआ आंकड़ा लाते हैं, उसको हम कहेंगे टोटल बर्नड सरफेस एरिया। उसे हम क्या कहेंगे? टोटल बर्नड सरफेस एरिया। तो पेशेंट का टीबीएस कितना है, राइट, आपके दोस्त जो आपस में बात कर रहे थे, अल्फा नाम का आदमी 7% जल गया, बीटा नाम का आदमी 10% जल गया, तो ये 7% और 10% क्या है? टोटल बर्नड सरफेस एरिया है, राइट। तो सबको जोड़ के उन्होंने जो दिया था वो दिया था टोटल बर्नड सरफेस एरिया। तो टोटल बर्नड सरफेस एरिया 30% या 40% यदि रहता है या 50% रहता है तो ये सीवियरिटी की तरफ बढ़ता जाता है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसे मेज़र कैसे किया जाए, टीबीएसए को मेज़र कैसे किया जाए। अब मैं शॉर्ट में आपको कहना चाहूँगा कि टीबीएसए, हाउ वी कैन मेजर द टीबीएसए, टीबीएसए कैसे निकाला जाए, राइट। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर डायग्राम बनाया था, ठीक है, वैसा ही आपको एक बार छोटा सा दे देना चाहता हूँ, राइट। ये हो गया आपका पेशेंट, बर्न पेशेंट, आपके लाइफ का फर्स्ट पेशेंट बर्न का। आपके करियर में अंदर, आपके जो नर्सिंग करियर के अंदर पहला ऐसा आदमी है जिसको आप क्या दोगे? सेवाएं दोगे अपने शुद्ध हृदय से। तो यहाँ पे पर्सन आपको देख के मुस्कुरा रहा है, राइट। अब हम क्या देखते हैं कि हम इमेजिन करें कि यदि पर्सन का हेड जो है वो जल जाए, राइट। यदि सपोज करो पेशेंट का जो क्या है, हेड जल गया है, लेकिन हेड भी कैसे जल गया है? एंटेरियरली जला है या पोस्टेरियरली भी जला है? मैं कहता हूँ दोनों जला है, राइट, क्योंकि बोर्ड पर अपन बना नहीं सकते और पर्सन को बोर्ड में से निकाल के घुमा नहीं सकते, तो इसीलिए मैं एंटेरियर पोस्टेरियर दोनों यहाँ लिखता हूँ। पेशेंट आगे से भी हेड का जला हुआ है और पीछे से भी हेड का जला हुआ है, और इसीलिए यदि आगे से भी जल जाता है और पीछे भी जल जाता है तो इसको अपन टोटल 9% बर्न कहते हैं,
यदि ओके, तो यदि कोई पर्सन हेड से जला हुआ है, आगे से और पीछे से, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि उस पर्सन को कितना परसेंट बर्न है, तो आपका आंसर होना चाहिए 9% बर्न है सर, राइट। और यदि पर्सन सिर्फ एंटेरियरली ही जला हुआ है, राइट, पोस्टीरियरली नहीं जला है, सिर्फ आगे आगे ही जला हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4.5% बर्न है सर। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया हेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आगे देखेंगे, अब इसके अंदर जो नेक का रहता है, नेक का यदि अपन अलग से देखें तो 1% रहता है, लेकिन उसको इसी के अंदर जोड़ दिया गया है, राइट। तो ये हमको ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, ये इस तरह से रहता है। तो हेड प्लस नेक दोनों इसके अंदर आ जाता है 9%। ओके, आगे बढ़ेंगे, हैंड की बात करें, राइट, किसकी बात करें हम? हैंड की बात करें। ये बात करी सर हमने हैंड की, तो हैंड के अंदर यदि हैंड जो है एंटेरियरली पूरा जल जाता है, राइट, और हैंड जो है वो पोस्टेरियरली भी जल जाता है। हैंड क्या जला? एंटेरियरली भी जल गया, पोस्टेरियरली भी जल गया, राइट। तो यदि हैंड एंटेरियरली और पोस्टेरियरली दोनों जल गया है, तो उसको भी अपन कितना काउंट करते हैं? 9% काउंट करते हैं, राइट। और यदि हैंड सिर्फ आगे आगे जला है तो 4.5% काउंट करेंगे, हैंड सिर्फ पीछे पीछे जला है तो 4.5 काउंट करेंगे, लेकिन हैंड आगे और पीछे दोनों जल गया है तो 9% काउंट करेंगे। यदि पर्सन का हैंड आगे पीछे और हेड आगे पीछे इतना पूरा जल गया है तो 9 और 9 18% बर्न है पेशेंट को। तो पेशेंट का टीबीए से कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा। टीबीए से हमेशा किस में आता है? परसेंटेज में आता है, 1 किलो 2 किलो में नहीं आता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, जो ट्रंक है, ट्रंक बोले तो चेस्ट प्लस एब्डोमेन। तो हम अभी चेस्ट की बात करें, चेस्ट यदि आगे आगे जल जाए, चेस्ट आगे आगे जल जाए तो 9%, लेकिन चेस्ट आगे और पीछे भी जल जाए, राइट, चेस्ट पीछे आगे पीछे दोनों तरफ जल जाए तो ये हो जाता है 18%, जिसके अंदर इतना चेस्ट पूरा आ गया, ये चेस्ट आगे आगे और पीछे दोनों जल जाए तो 18% आगे पीछे दोनों मिला के। इसी तरह एब्डोमेन की बात करें, एब्डोमेन भी आगे और पीछे दोनों तरफ जल जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 18%, ठीक है। इस एब्डोमेन चेस्ट का 18%, एब्डोमेन भी एंटेरियर पोस्टेरियर 18% काउंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यदि हैंड, इस हैंड का मैंने ये बता दिया तो इस हैंड के बताने की जरूरत नहीं है, राइट। यदि ये हैंड आगे पीछे जलता है तो 9%, ये हैंड भी आगे पीछे जल जाता है तो 9%, राइट। इसी तरह से लेग जो है, लेग यदि आगे आगे एंटेरियर जल जाए तो 9%, और पोस्टीरियर भी जल जाए तो 9%। मीन्स यदि लेग की हम बात करें, एंटेरियर प्लस पोस्टीरियर दोनों जल जाए तो ये 18% होता है। इसी तरह से इस लेग का भी एंटेरियर और पोस्टीरियर कितना होगा? 18% होता है, राइट। तो उम्मीद है कि आपने ये सारे डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है। अब मैं इस डायग्राम को दूसरा रूप देना चाहूंगा, राइट। अब देखिए, डायग्राम को अपन शॉर्ट में लिखेंगे समझने के पर्पज से, और रूल ऑफ 9 क्यों कहते हैं इसको समझने के लिए। ये हेड है, ये इसके हैंड है, ये ट्रंक हो गया, ये लेग्स हो गए, राइट, ये लेग हो गए, ओके, और ये इसके हैंड हो गए, ये इसका सेकंड हैंड, ओके। तो अब आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि हेड जो है इसका हमने आगे पीछे 9% गिना, राइट। हैंड का आगे पीछे का टोटल 9%, इस हैंड का भी आगे पीछे टोटल 9%,
इसका यहाँ का 9%, पीछे का भी 9%, राइट। इसी तरह इसका यहाँ का 9%, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ का एंटीरियर का 9% और पीछे का भी हमने 9% काउंट किया। इसी तरह से एब्डोमेन का भी एंटीरियर 9% और पीछे का भी 9% काउंट किया। लेग का एंटीरियर 9%, पीछे का भी 9% काउंट किया। इस लेग का एंटीरियर 9%, पीछे का भी 9% काउंट किया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो परसेंटेज एरिया है उसमें 9 का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। बड़ा 9 जो है वो आगे पीछे, बड़ा 9 जो है वो एंटीरियर का, ठीक है, और छोटा 9 है वो पीछे का। तो यहाँ पे टोटल 9 हो गया ये, राइट। तो हम इनको यदि जोड़ते हैं तो ये आगे पीछे ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, 18 हो गया, राइट, और ये दोनों 18 हो गया। तो 18 कितनी बार हुआ, गिन लो आप, और एक 9 बार हो गई। तो टोटल आप यदि आप इनको यदि काउंट करते हो तो ये 99 हो जाता है। कितना हो जाता है, 99। और 1% जो बचता है वो पेरिनियल एरिया का रहता है। फीमेल या मेल कोई भी पेशेंट हो, उसके जो जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन पेरिनियम एरिया जो रहता है उस एरिया के अंदर बर्न हो जाता है, तो 1% उसको भी हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से टोटल 100% बॉडी सरफेस इस तरह से आपके बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी तरह हम इन्हीं भावनाओं के साथ वीडियो को क्लोज करेंगे और अगली क्लास में हम देखेंगे चिल्ड्रंस के अंदर बर्न का परसेंटेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये एडल्ट की बात थी, पिछले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चिल्ड्रंस। और आपको एक नोटिस और देना चाहता हूँ कि जो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं और अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनको मैं एक बार फिर कह देना चाह रहा हूँ कि एक बार आप क्लासेस को देख तो रहे हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स भी दें, ताकि हमें ये पता चले कि आप कितना इसके अंदर एजुकेशन ले पा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। पहला मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप पेपर और पेन क्लास में हमेशा साथ में लेकर बैठें। ये चीज़ें मुझे वीडियो की स्टार्टिंग में बतानी थी, लेकिन आप अगले वीडियो के लिए भी समझ जाइए। और दूसरा ये कि आप सिलेबस को भी साथ में लेके बैठें। तीसरा ये कि आप इनको देखकर नोट्स बनाएं। चौथा ये कि आप रिप्लाई करें व्हाट्सएप पर, राइट, अपने नोट्स को भेजें। और आपका जो भी यदि डाउट है, डाउट रिलेटेड चीज़ों के लिए आप क्या करें, डायरेक्ट कॉल करें, ओके। डाउट जैसी चीज़ों के लिए मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, डाउट जैसी चीज़ों को पढ़ने में मुझे असाक्षरता महसूस होती है, ओके। तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन पे बता दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट उसका डाउट क्लियर करवा लूँगा। और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे हैं, ओके। ऑल द बेस्ट। अभी तक के जितने भी वीडियो हैं बार बार रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और जल्दी से जल्दी मुझे अपने नोट्स की पिक एक बार भेजें। ओके, बाय।